गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज फिर हम लोग एक नए वीडियो में आ चुके हैं। आज हम लोग देखेंगे पादप में पोषण प्रकृति की माइक्रो फैक्ट्री। ठीक है, यानी कि पौधे किस प्रकार पोषण की प्रक्रिया करते हैं, तो उस चीज़ों को आज हम लोग देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए। सबसे पहले पादप में पोषण। ठीक है, तो आप सभी जानते हैं कि पादप जो है वह क्या है। पादप जो है ना आपका स्वपोषी होता है, और स्वपोषी है तो जिसके कारण से यह अपना भोजन स्वयं बनाता है, और अपना भोजन स्वयं बनाने के कारण से हम लोग इसे स्वपोषी कहते हैं। और यह अपना भोजन जिस प्रक्रिया द्वारा, जिस विधि द्वारा बनाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। यानी कि पौधे अपना भोजन किस प्रक्रिया द्वारा बनाते हैं, तो प्रकाश संश्लेषण द्वारा बनाते हैं। अगर हम बात करें कि प्रकाश संश्लेषण किसको कहते हैं, तो दो तरीके से कह सकते हैं कि पौधे जिस प्रक्रिया के द्वारा अपना भोजन तैयार करते हैं या जिस प्रक्रिया के द्वारा भोजन प्राप्त करते हैं उसे हम लोग प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ठीक है, या दूसरा प्रकाश संश्लेषण का अगर बात करें तो प्रकाश संश्लेषण एक जैव रासायनिक प्रक्रिया है। क्या है? संपूर्ण जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया है वो जैव रासायनिक प्रक्रिया है। ठीक है, तो अगर हम प्रकाश संश्लेषण की अगर डेफिनेशन की बात करें तो आप कह सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण जैव रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है कि पौधे जो है, या हरे पौधे कह सकते हैं, शैवाल कह सकते हैं, कुछ बैक्टीरिया कह सकते हैं, यानी जितने भी स्वपोषण में हम लोग पढ़े थे स्वपोषी जीव है, वो सभी क्या करते हैं कि सूर्य के प्रकाश से क्या करते हैं, सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा प्राप्त करते हैं और उस ऊर्जा को कार्बनिक भोजन में बदल करके, और उस ऊर्जा को क्या करता है कि कार्बनिक भोजन में बदल करके, ठीक है, कार्बनिक भोजन में बदलकर ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। तो ये जो प्रक्रिया है आपका क्या कहलाता है, प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। ठीक है, जैसा कि आप इस इक्वेशंस में देख सकते हैं कि यहाँ पर आप जैसे ये आप सभी लोग जानते होंगे कि ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड, ये आपका जल हो गया, जल के 12 अणु मिलते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड के 6 अणु मिलकर के क्या बनाते हैं, तो ये आपका ग्लूकोज हो गया, जिसको हम लोग ये आपका ग्लूकोज हो गया। ठीक है, और ये जो दोनों सभी प्रक्रिया जो ये बनते हैं ये क्लोरोफिल, यानी लाइट जो है, लाइट के प्रेजेंट में क्लोरोफिल क्या करती है कि लाइट को ऑब्जर्व करती है, और ऑब्जर्व करने के बाद वह ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। ग्लूकोज का निर्माण करते हैं जिसके कारण ग्लूकोज के साथ साथ ऑक्सीजन के भी 6 अणु, यानी कि ऑक्सीजन का भी निर्माण करते हैं। उसके बाद फिर कुछ मात्रा में जल का भी निर्माण करते हैं, जो जल वाष्प के माध्यम से उत्सर्जित हो जाते हैं। ठीक है, तो अगर हम संपूर्ण प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को देखें तो संपूर्ण प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में एक पौधे, हरे पौधे क्या करते हैं, तो सूर्य के प्रकाश को ऑब्जर्व करते हैं। सूर्य के प्रकाश को ऑब्जर्व करने का काम क्या है, क्लोरोफिल का है। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल पाया जाता है, यानी क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। और उस क्लोरोफिल, इसके बारे में हम डिटेल्स आगे देखेंगे, तो क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल पाया जाता है और जिसके द्वारा सूर्य के प्रकाश को अवशोषित किया जाता है। तो सूर्य के प्रकाश अवशोषित किया जाता है। उसके बाद यहाँ पर जो देखते हैं कि जो रोम है, यानी कि जड़, इसको हम लोग मूल भी कहते हैं या जड़ कह सकते हैं। ठीक है, ये जो है वाटर सोर्स से, यानी कि जमीन में मिट्टी के अंदर जो जल उपस्थित होते हैं या खनिज लवण उपस्थित होते हैं, उस खनिज लवण को जाइलम की सहायता से वह पत्तियों तक पहुंचाता है। पत्तियों में कहाँ, क्लोरोप्लास्ट या क्लोरोफिल जो कहते हैं वहां तक पहुंचाता है, और जहां पर प्रकाश संश्लेषण ऑलरेडी उपस्थित होता है, वो प्रकाश और कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल से लेकर के और यहाँ पर जल वहाँ पर पहुँचता है, और तब जाकर के पत्तियों में भोजन बनाने की प्रक्रिया शुरू होती है, अर्थात प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया शुरू होती है।
तो जल कहाँ, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि मृदा से जड़ों के द्वारा अवशोषित होकर पत्ती तक पहुंचाया जाता है जल को। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, तो वायुमंडल से पत्तियों के रंध्र, यानी जिसको हम लोग रंध्र को स्टोमाटा कहते हैं, स्टोमाटा में अवस्थित होता है और उस स्टोमाटा के द्वारा क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करने का काम करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करने का काम करता है। और ये सभी चीजें, यानी ये तीन चीजें मिल करके, मुख्य रूप से ये तीन चीज मिल करके, और क्लोरोफिल की उपस्थिति में, प्रेजेंस में क्लोरोफिल के द्वारा ग्लूकोज बनाया जाता है। ठीक है, ग्लूकोज क्या है, तो कार्बनिक भोजन का निर्माण, यानी कि कार्बनिक पदार्थ है, क्योंकि इसमें कार्बन पाया जाता है, कार्बन का अणु होता है, इसीलिए इसे कार्बनिक पदार्थ कहते हैं। उसके बाद कार्बनिक यौगिक के साथ साथ, यानी कार्बनिक पदार्थ के साथ साथ ऑक्सीजन का भी निर्माण करते हैं, जो कि वायुमंडल में मुक्त हो जाते हैं। ठीक है, जिससे फिर हम लोग सांस के रूप में लेते हैं, तो ऑक्सीजन की पूर्ति होती है। दूसरी बात, इसमें तीसरी चीज क्या है, तीसरा जल का भी प्राप्त होता है। ठीक है, जो जल वाष्प के रूप में बाहर निकलते हैं, तो जल भी प्राप्त होती है। उसके बाद अगर हम बात करें क्लोरोप्लास्ट की, ठीक है, तो संपूर्ण प्रक्रिया, यानी प्रकाश संश्लेषण की संपूर्ण प्रक्रिया जो होती है वह क्लोरोप्लास्ट में ही होती है। ठीक है, तो क्लोरोप्लास्ट में जो होती है, तो क्लोरोप्लास्ट की अगर हम बात करें, संपूर्ण प्रक्रिया क्लोरोप्लास्ट में होती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्लोरोप्लास्ट जो है, क्लोरोप्लास्ट की संरचना में अगर देखेंगे तो क्लोरोप्लास्ट के जो बाहर आप दिख रहा है, बाहरी जो ये जो आप संरचना देख रहे हैं, इसे हम लोग क्लोरोप्लास्ट का झिल्ली कहते हैं। यह एक दोहरी झिल्ली होती है, जिसका यह ऊपर बाहरी आउटर झिल्ली और ये आपका इनर झिल्ली अर्थात आंतरिक झिल्ली है। तो बाहरी झिल्ली और आंतरिक झिल्ली होता है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये वाला जो हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है, ये डिस्क वाला जो ये ऊपर का जो ये हिस्सा है, इसको हम लोग कहते हैं स्ट्रोमा कहते हैं। ये आपका स्ट्रोमा, चाहे ये सारे के सारे जो ऊपर वाला, जो भी प्रत्येक डिस्क के ऊपरी हिस्सा, जो बीच का हिस्सा है, वो आपका स्ट्रोमा होता है। और ये पूरी जो स्लाइड देख रहे हैं, ये पूरा जो आप दिख रहा है, ये पूरा का पूरा क्या होता है, आपका ग्राना कहलाता है। ठीक है, और इसमें से अगर एक डिस्क निकाल दें, जिसको हम लोग थायलकोइड कहते हैं, थायलकोइड कहते हैं। ठीक है, तो ये जो चीजें हैं, यानी ये पूरी प्रक्रिया, ये पूरी चीज पूरे मिल करके क्लोरोप्लास्ट होते हैं। और ये जो उस पर जो हरा रंग, यानी कि जो थायलकोइड है, इस पर हरा रंग, या ग्राना कहिए या स्ट्रोमा कहिए, इस पर हरा रंग पाया जाता है। ये हरा वर्णक जो है वह होता है आपका क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल भी अगर देखा जाए तो तीन तरह के होते हैं। हरा वर्णक जो प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करता है, उसे हम लोग क्लोरोफिल कहते हैं। और ये क्लोरोफिल तीन तरह के होते हैं, एक होता है क्लोरोफिल ए टाइप का, और एक क्लोरोफिल बी टाइप का, और एक होता है जिसको हम लोग सहायक के रूप में यूज करते हैं, तो कैरोटोनाइड होता है जिसमें, तो क्लोरोफिल ए को हम लोग मुख्य वर्णक कहते हैं, क्लोरोफिल बी को हम लोग सहायक वर्णक कहते हैं, और कैरोटोनाइड को हम लोग सहायक के रूप में यूज करते हैं। तो ये आपका था क्लोरोप्लास्ट का एक आंतरिक संरचना। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये काफी डीप लेवल तक का है, वर्णक को हम लोग इंग्लिश में पिगमेंट्स भी कहते हैं। तो यहाँ पर ये क्लोरोफिल, यानी कि जो, तो आप इससे ऐसे समझ सकते हैं कि जो क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट में ही पाया जाता है ये इसकी संरचना, और ये पांचों चीजें जो है क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। और उसमें जो वर्णक होता है वो होता है आपका क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल होता है। ठीक है, अगर हम बात करें प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया की, तो प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया जो है, प्रकाश संश्लेषण दो तरह की अभिक्रिया करते हैं। प्रकाश संश्लेषण दो तरह की अभिक्रिया करते हैं, जिसमें एक आपका लाइट रिएक्शन कहलाता है और एक डार्क रिएक्शन कहलाता है। लाइट रिएक्शन का जो स्थान होता है, यानी लाइट रिएक्शन यानी प्रकाश अभिक्रिया कहाँ होता है, यानी प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण होगा तो वो होता है थायलकोइड या ग्राना में। खास करके थायलकोइड यानी कि ग्राना का जो झिल्ली होता है, उस झिल्ली में पाया जाता है, और ये झिल्ली में ही प्रकाश संश्लेषण होता है जब लाइट की उपस्थिति में हो। तो अगर हम बात करें प्रकृति, तो ये प्रकाश पर निर्भर करता है, क्योंकि जब तक प्रकाश डायरेक्ट रूप से पड़ेगा तभी प्रकाश अभिक्रिया होगा। अगर डायरेक्ट रूप से प्रकाश अगर पत्तियों पर या पौधे में नहीं पड़ रहा है तो वह प्रकाश अभिक्रिया का नहीं करेगा। ठीक है,
अगर बात करें कि प्रकाश अभिक्रिया में लाइट रिएक्शन में क्या होता है, तो इसमें इसका जो मुख्य कार्य है प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण करना या प्रकाश को ऑब्जर्व करना, उसके बाद उससे एटीपी और एनएडीपीएच का निर्माण करना और जल का अपघटन करना। इसका भी हम लोग इस पॉइंट का अगर हम बात करें तो डिटेल्स इसकी पूरी व्याख्या आपको देखने को मिलेगा। अभी हम फिलहाल देखेंगे इसका। तो यहाँ पर दूसरा है आपका अंधकार में अगर डार्क रिएक्शन होता है, यानी जिस जगह पर प्रकाश कोई भी पौधा पर अगर डायरेक्ट प्रकाश नहीं पड़ती है तो उसके लिए क्या होता है कि वैसे कंडीशन में प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया होती है, लेकिन वह उसका स्थान होता है स्ट्रोमा में होता है। स्ट्रोमा में प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया होती है अंधकार अभिक्रिया में। इसकी प्रकृति क्या है, तो प्रकाश के सीधे आवश्यकता नहीं होती है, यानी इस पर डायरेक्ट प्रकाश पड़े इसके लिए ये जरूरी नहीं है। इसमें पौधे अगर छाया में भी है तो भी वह अंधकार अभिक्रिया करेगा, जिसमें वह उसका स्थान होगा स्ट्रोमा होगा। ठीक है। अगर इसके मुख्य कार्य की बात करें तो ये CO2 का उपयोग करके और ग्लूकोज का निर्माण करता है, यानी कि ये CO2 का उपयोग करके ग्लूकोज का निर्माण कर लेता है। ठीक है। अगर हम बात करें कि जो आपका ग्राना वाला हिस्सा है या जिसको हम ग्राना का जो हिस्सा है उसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर कि इसको हम लोग नेचर माइक्रो फैक्ट्री कहते हैं, नेचर्स ऑफ माइक्रो फैक्ट्रीज। ठीक है। तो ग्राना जो है ये कई थयाल कोड एक दूसरे के ऊपर सिक्के की तरह उपस्थित होकर के ग्राना का निर्माण करते हैं, यानी कि आप देख सकते हैं जैसे यहाँ पर ये आपका 1 है 2 3 4 5 6 7, यानी यहाँ पर 7। वैसे कहा जाए तो 8 से 10 या 8 से 10 जो थैलक्वाइड है मिलकर क्या करता है कि ग्राना का निर्माण करता है। 8 से 10 थैलक्वाइड मिलाकर के एक ग्राना का निर्माण करता है। ठीक है। जैसे यहाँ पर ये पूरा का पूरा जो है ये आपका ग्राना कहलाएगा, और इसमें से अगर हम एक डिस्क को यहाँ पर बाहर निकाल देगा तो ये जो डिस्क है ये कहलाएगा थैलक्वाइड कहलाएगा। और यह थैलक्वाइड कैसा होता है, तो चपटी थैलोनुमा झिल्ली जैसी संरचना होती है, चपटा होता है और झिल्ली जैसी संरचना होती है। अगर बात करें इस झिल्ली के अंतर्गत क्या पाया जाता है, झिल्ली में कौन कौन सी चीज पाए जाते हैं, तो जैसे यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहा होगा कि झिल्ली के अंदर भी कई चीजें हैं। तो झिल्ली के जो घटक है, यानी झिल्ली किस चीज से बना होता है, तो झिल्ली में क्लोरोफिल होता है, यानी झिल्ली में जो ये हरा वर्णक पाया जाता है, जहां जहां देख रहे हैं हरा ग्रीन कलर का, ये सब क्या है क्लोरोफिल है। उसके बाद क्या पाया जाता है, कैरोटोनाइड का पाया जाता है, कैरोटीनाइड पाया जाता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट पाया जाता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पाया जाता है, यानी जिसको ETC कहते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। उसके बाद ATP सिंथेज एंजाइम पाया जाता है, यानी कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, जैसे आप देख रहे हैं कि ये जो चीजें हैं आपका इलेक्ट्रॉन चेन है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है। उसके बाद यहाँ पर ये जो है ना आपका देख सकते हैं कि इस तरह से एंजाइम यानी ATP सिंथेसिस एंजाइम यानी ATP बनाने वाला एंजाइम पाया जाता है। अगर हम बात करें जैसे किसी भी, यानी कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सभी कार्य ग्राना में ही होते हैं, किंतु यानी कि जो भी कार्य वो ग्राना में ही होते हैं, लेकिन अगर एक ग्राना का एक यूनिट की अगर बात करें तो वो थैलकोड होता है, तो सारे चीज थैलकोड में ही होगा, लेकिन उसकी मात्रा को बढ़ाने के लिए हम लोग जिस तरह के एक के ऊपर एक कई सारे डिस्क के रूप में रखा जाता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, ग्राना कहते हैं। ठीक है। और ग्राना में क्या होता है कि ATP का निर्माण होता है और NADPH का निर्माण होता है और जल का अपघटन, यानी ये तीनों प्रक्रिया जो है, पहला ATP का निर्माण, दूसरा NADPH का निर्माण और तीसरा जल का अपघटन, ये तीनों चीजें जो होती है वह ग्राना में ही होती है। अगर हम बात करें प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया है वह दो, एक तरह से कहा जाए कि दो केंद्र के रूप में किया जाता है, या दो फॉर्म में किया जाता है, या दो पार्ट में किया जाता है। तो उसके बारे में अगर बात करें तो सबसे पहला एक जो होता है उसको हम लोग फोटो सिस्टम 2 कहते हैं, जिसको शॉर्टकट में PS2 कहा जाता है, और एक होता है फोटो सिस्टम 1 जिसे PS1 कहा जाता है। अगर हम बात करें फोटो सिस्टम 2 का, फोटो सिस्टम 2 पहले होता है क्योंकि यह जो है आपका पहले एक्टिव होता है, पहले सक्रिय होता है, और फोटो सिस्टम 1 यानी PS1 जो है बाद में एक्टिव होता है, बाद में सक्रिय होता है। फोटो सिस्टम 2 में जो क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल का जो जहां पर आप देख सकते हैं कि जो केंद्र जो है P680 अर्थात P680 जो है भाग लेता है फोटो सिस्टम 2 में। ये P680 क्या है, तो यह क्लोरोफिल का अणु है, यानी क्लोरोफिल AB टाइप जो देखे थे उसमें से क्लोरोफिल A टाइप के अणु है, जिसे
P680 कहा जाता है। इसे P680 ही क्यों कहा जाता है? तो क्योंकि यह जो है, आप जानते हैं कि जो लाइट है, उस लाइट में 7 रंग होते हैं, 7 कलर्स होते हैं, और 7 कलर्स होने के कारण से, 7 रंग होने के कारण से उसके जो तरंग दैर्ध्य होते हैं सातों रंग के अलग अलग होते हैं। तो जो P680 है, ये 680 का मतलब हो गया कि जो तरंग दैर्ध्य है, उस तरंग दैर्ध्य का 680 नैनोमीटर, 680 नैनोमीटर nm तरंग दैर्ध्य। 680 नैनोमीटर तरंग दैर्ध्य वाले प्रकाश को अवशोषित करने के लिए जो क्लोरोफिल ए अणु होता है, यानी क्लोरोफिल टाइप ए का अणु उपस्थित होता है, उसी को कहा जाता है P680, क्योंकि यह 680 नैनोमीटर वाले तरंग दैर्ध्य को अवशोषित करता है और उसमें प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया करती है। यह सक्रिय पहले होता है और इसका तरंग दैर्ध्य 680 नैनोमीटर तरंग दैर्ध्य के प्रकाश को सबसे अधिक अवशोषित करता है, इसलिए इसका यहाँ पर केंद्र 680 माना जाता है। P मतलब फोटोसिंथेसिस या फोटोसिस्टम, और PS2 में होता है। जैसे PS2 में फोटोसिंथेसिस यानी कि P680 क्या करता है कि इतना 680 नैनोमीटर तरंग दैर्ध्य वाले लाइट को अवशोषित करता है, तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, वह इलेक्ट्रॉन जो है ना ऊर्जा को अवशोषित कर लेते हैं, यानी कि यह ऊर्जा को, बहुत सारे ऊर्जा को अवशोषित कर लेते हैं, जिसके कारण से क्या होता है कि इसकी एनर्जी जो है ना बढ़ जाती है। इसकी जो एनर्जी है, इसकी एनर्जी बढ़ जाती है, और एनर्जी बढ़ जाने के कारण से उसमें से कई सारे इलेक्ट्रॉन जो है वह बाहर निकल जाते हैं, और जैसे ही बाहर निकलते हैं तो फिर से क्या होता है कि जल का अपघटन होता है, और जल के अपघटन होने के फलस्वरूप उसमें से कुछ अणु, कुछ इलेक्ट्रॉन इस खाली जगह को, इसमें जो इलेक्ट्रॉन बाहर गए रहते हैं उस जगह को भरने के लिए इसके साथ जुड़ते हैं। जैसे ये जुड़ते हैं तो आपका फोटोसिस्टम 1 एक्टिव हो जाता है, सक्रिय हो जाता है, जिसे हम लोग कहते हैं कि केंद्र P700 क्या हो गया? तो वही चीज हो गई, 700 नैनोमीटर, यानी 700 nm वाला जो तरंग दैर्ध्य होगा उसको अवशोषित करने का काम करता है, और यह बाद में सक्रिय होता है। यहाँ पर लिखा हुआ भी है कि 700 नैनोमीटर तरंग दैर्ध्य के प्रकाश का सबसे अधिक अवशोषित करता है फोटोसिस्टम 1, और जैसे ये फोटोसिस्टम 1 इस तरह से उसको अवशोषित करता है तो इसका एनर्जी लेवल बढ़ता है, और इसके फलस्वरूप निर्माण होता है NADH का। NADH का निर्माण होता है, और ये NADH निर्माण होने के बाद आगे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया आगे फॉर्म करती है। तो इस प्रकार से, जैसे यहाँ पर आप एक और डायग्राम से आप क्लियर समझ सकते हैं, जैसे ये आपका क्या हो गया कि PS680 का एक डिस्क हो गया, ठीक है, या एक क्लोरोप्लास्ट का एक ग्राना हो गया, जिसमें सूर्य की प्रकाश आ रही है, जिसको हम लोग फोटो पार्टिकल्स कहते हैं, यानी फोटोन कहते हैं। फोटोन पार्टिकल्स आती है जिसे ये अवशोषित कर लेते हैं, अवशोषित करने के बाद क्या होता है कि जैसे ही अवशोषित हुआ तो हाई एनर्जी लेवल हो जाता है, यानी इसके जो अंदर इलेक्ट्रॉन्स है उस इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज बढ़ जाता है, और चार्ज उच्च ऊर्जा स्तर होने के कारण से यह कूद करके बाहर चले जाते हैं, ये बाहर चले जाते हैं। जैसे ही बाहर चला जाता है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जल के जो अणु हैं वह टूट जाते हैं, जल का अपघटन होता है। यहाँ पर आपका जल का अपघटन होने लगता है, और जैसे जल का अपघटन होता है तो जल के अपघटन में 4 इलेक्ट्रॉन या 4 हाइड्रोजन से 4 इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाते हैं, और वह इलेक्ट्रॉन क्या होता है कि इस खाली जगह को भरने के लिए आते हैं। यहाँ पर ये खाली जगह जो होगा, जो इलेक्ट्रॉन बाहर गए उस स्थान को भरने के लिए यहाँ पर जल के अपघटन के बाद जो इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ वो यहाँ पर उसको भर करके उसको भर देता है, और जिसके कारण से क्या होता है कि यहाँ पर ऑक्सीजन, क्योंकि जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों होते हैं, तो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं इसमें, उस जगह जाकर के उस जगह पर जाकर के बैठ जाते हैं, और उसके बाद जो ऑक्सीजन होते हैं वो इससे अलग होकर के ऑक्सीजन रिलीज हो जाते हैं, ठीक है। इस प्रकार से आपका ऑक्सीजन रिलीज हो जाता है, यही प्रक्रिया। और जैसे ही ये इस प्रकार की प्रक्रिया संपन्न होती है तो फिर आपका फेज 1 यानी PS1 एक्टिव हो जाता है। PS1 एक्टिव होता है, और जैसे ही PS1 एक्टिव होता है तो उसमें 700 यानी P700 तरंग दैर्ध्य वाला नैनोमीटर तरंग दैर्ध्य वाला प्रकाश को अवशोषित करता है, और यह प्रक्रिया आगे बढ़ती है, और तब जाकर के वहां पर ATP और NADH
NADPH, इन सब का निर्माण होता है, ठीक है। और इस प्रकार से बड़ी मात्रा में ऑक्सीजन भी बाहर निकलती है। यहाँ पर आप उसी चीज को प्रोसेस को आप देख सकते हैं कि सूर्य के प्रकाश pH2 में 680 पर पड़ता है, जिसके कारण से क्या होता है, pH 680 के इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर में चले जाते हैं और बाहर निकल जाते हैं। कोई इलेक्ट्रॉन को पूर्ति के लिए जल टूटता है और जल का प्रकाश अपघटन होता है। जैसे ही आपका होता है तो क्या होता है कि जो उत्पाद जो है वह P680 को मिलता है और यह ATP का निर्माण करता है, ऑक्सीजन रिलीज करता है और हाइड्रोजन पे एक तरह से हाइड्रोजन चेन सिस्टम चलता है और ATP का निर्माण में काम आता है। यानी ATP जो है वह हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन का निर्माण में काम आता है और ऑक्सीजन बाहर निकलती है और इस प्रक्रिया में फिर आगे NADPH का निर्माण होती है। अगर हम बात करें, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं एक डायग्राम के माध्यम से कि P680 प्रकाश अभिक्रिया की मुख्य सक्रिय केंद्र है। यानी P680 प्रक्रिया जो है वह मुख्य केंद्र माना जाता है प्रकाश संश्लेषण का। इस जहां से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन शुरू होता है, यहाँ से ही इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन शुरू होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखिए PS2 में P680 में ऊर्जा स्तर बढ़ेगा तो क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रिलीज हुआ जिसको हम लोग कहते हैं एक्साइटेड ई एक्सेप्टर। उसके बाद जैसे ही इलेक्ट्रॉन वो इस जगह को भरने के लिए यहाँ से जल के जो अणु है वो टूट करके इलेक्ट्रॉन इसमें भाग करके इस जगह को भरने आ जाते हैं। जैसे भरते हैं तो यहाँ पर आपका ऑक्सीजन क्या होता है, रिलीज हो जाता है। दूसरा, यहाँ पर फोटोफाइटिन जो है जिसको लोग FeO कहते हैं शॉर्टकट में, यह यानी कि इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन से फोटोफाइटिन या FeO बनकर के आता है। फिर उसी तरह से फोटोक्यूनोन बनता है और फोटोक्यूनोन जो है ना साइटोक्रोम में B6F ये भी आपका अणु का नाम है, कॉम्प्लेक्स जटिल अणु है। तो ये साइटोक्रोम में बनता है, साइटोक्रोम में पहुंचता है जहां पर B6F कॉम्प्लेक्स यौगिक का निर्माण होता है और यह प्लास्टोसाइनिन जिसे PC शॉर्टकट में कहते हैं, यह बना करके और यह सक्रिय करता है किसको, तो PS1 को सक्रिय करता है। और PS1 जब सक्रिय होता है जहां पर P700 तरंग दैर्ध्य वाले प्रकाश को ऑब्जर्व करता है और इस प्रकार से क्या ATP और NADPH का निर्माण होता है। इसमें आपको ये थोड़ा सा अगर नहीं समझ में होगा तो आप कमेंट करके बोल देंगे ना। इसमें हम आपको PS1 और PS2 दोनों के लिए एक अलग से सेपरेट सिर्फ इसको समझाने के लिए आपको हम एक वीडियो डाल देंगे, ठीक है, जिसमें आपको सिर्फ PS1 प्रक्रिया और PS2 प्रक्रिया के अंतर्गत दोनों एक साथ डायग्राम आपको मिल जाएगा, जिससे कि आपको समझने में और आसानी होगी। अगर बात करें फोटोफॉस्फोराइलेशन का, जिसमें ATP के निर्माण की प्रक्रिया जिसको कह सकते हैं, जिसमें साइकिल चक्र चलता है और एक होता है नॉन साइकिल यानी अचक्रीय, यानी चक्रीय में और अचक्रीय में। तो यहाँ पर जब चक्रीय यानी चक्र चलता है उसमें केवल PS1 भाग लेते हैं, ठीक है, जो कि बाद में सक्रिय होता है और यह केवल क्या बनाता है, ATP बनाते हैं, ठीक है। दूसरा, जब साइकिल चलता है तो इसमें इलेक्ट्रॉन वापस लौट आते हैं। इलेक्ट्रॉन वापस कब लौट आते हैं, जल का अपघटन के थ्रू लौट करके आ जाते हैं। उसके बाद नॉन साइकिल अक्रिय, यानी अक्रिय में क्या होता है कि इसमें PS1 और PS2 दोनों भाग लेते हैं। नॉन चक्रीय में क्या होता है, PS1 और PS2 दोनों भाग लेते हैं। इसमें ATP और NADPH और ऑक्सीजन तीनों बनते हैं। तो अभी हम लोग देखे थे क्या, तो हम लोग नॉन साइकिल देखे थे। नॉन साइकिल यानी कि अचक्रीय का उदाहरण देखे थे, अचक्रीय प्रोसेस को हम लोग समझे थे। इसको हम लोग जेड स्कीम के अनुसरण करते हैं, यानी ये जेड स्कीम की तरफ, जैसे आप देख सकते हैं कि ये जेड स्कीम की तरह चलता है, इसीलिए से जेड, इसका जो डायग्राम है वो जेड की तरह होता है, इसीलिए जेड स्कीम का अनुसरण मतलब जेड स्कीम माना जाता है, ठीक है। तो ये याद रखेंगे कि चक्रीय में क्या होता है, सिर्फ और ATP का निर्माण होता है और अचक्रीय में ATP, NADPH, O2 तीनों के निर्माण होते हैं। अचक्रीय में PS1 और PS2 फोटो सिस्टम 1 फोटो सिस्टम 2 दोनों भाग लेते हैं और चक्रीय में केवल PS1 भाग लेते हैं। नेक्स्ट देखेंगे। अब उसके बाद अंधकार अभिक्रिया जिसको लोग डार्क रिएक्शन कहते हैं, ये कहाँ होता है, तो स्ट्रोमा में होता है। स्ट्रोमा की जैसे हम आपको बताए थे कि ये जो आपका देखे थे कि यहाँ पर ये आपका गोल डिस्क के ऊपर का हिस्सा वो दिखाया गया, तो ये स्ट्रोमा है, यानी ये बीच वाला हिस्सा स्ट्रोमा कहलाता है। स्ट्रोमा में क्या होता है कि RUBP
5C, यानी 5C का मतलब हो गया कि यहाँ पर कार्बन के 5 अणु हैं, कार्बन के 5 अणु यानी कि 5 कार्बन मिलकर के क्या बनाते हैं, तो RuBp बनाते हैं। ठीक है, RuBp क्या होता है, तो RuBp का मतलब होता है राइबोलोज 1 और 5 जो कार्बन है, यानी कि इसको हम लोग कह सकते हैं 5 बाईफॉस्फेट, यानी कि RuBp का पूर्ण रूप हो जाएगा राइबोलोज 1 और क्योंकि वहां पर 1 अणु है और 5 बाईफॉस्फेट, यानी अगर हम पूरी बात करें कि RuBp 5C का मतलब क्या हो गया, हम कह सकते हैं कि यह 5 कार्बन वाला एक यौगिक है, इसके अंदर में CO2 को बांध कर रखने की क्षमता होती है, यानी कि जो क्लोरोफिल में ये RuBp जो होता है, यही इसी का मुख्य काम होता है कि वायुमंडल से जो कार्बन डाइऑक्साइड आता है उसे वह बांध करके रख ले, ऑब्जॉर्व करके यानी सोख करके रख ले। ठीक है, अगर हम आज और ये जो है ना जब सोख करके रखता है तो यानी कि यह फिर बनाता है RuBiSCO, यानी CO कार्बन मोनोऑक्साइड, यह कार्बन का फॉर्म है। ठीक है, और RuB का क्या हो गया, तो राइबोस 1 और 5 बाईफॉस्फेट। ठीक है, दुनिया का सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला ये एंजाइम है, ये एक तरह से क्या है, एंजाइम है, और यह एंजाइम जो है वह प्रकाश संश्लेषण में यानी ग्राना में जो उपस्थित प्रकाश संश्लेषण होता है स्ट्रोमा में, उसमें मदद करता है। ठीक है, और यह जो है कि क्या है कि RuBp का फ्लैक्सेशन करता है, यानी फिक्सेशन करता है, कौन RuBp अर्थात इसका फिक्सेशन करने वाला एंजाइम के रूप में ये यूज होता है, जिसको हम लोग RuBiSCO कहा जाता है। आपका देख सकते हैं यहाँ नीचे में कि RuBp का 5 कार्बन मिलकर के और CO2 का 1 कार्बन मिलकर के बनाता है क्या, 6 कार्बन बनाते हैं। 6 कार्बन वाला एक कंपाउंड है जिसको हम लोग कहते हैं अस्थिर यौगिक कहा जाता है, क्योंकि इसमें से एक कार्बन जो है ना आसानी से निकल सकते हैं, जिस कारण से इसे अस्थिर यौगिक बनता है। और यह तो आपका जो ये RuBCO है, जो BiSCO, यह आपका 6 कार्बन वाला यौगिक है जो कि अस्थिर माना जाता है। ठीक है, अपेक्षाकृत किसके, तो इसके अपेक्षाकृत यह 6 कार्बन वाला जो कंपाउंड है यह अस्थिर होता है। उसका केल्विन चक्र की बात करें तो केल्विन चक्र क्या है, तो केल्विन चक्र का मतलब हो गया कि इसमें C3 पाथवे होता है, यानी कि 3 रास्ते कह सकते हैं। ठीक है, जिसमें सबसे पहले आपका है, अगर हम बात करें पहले यहाँ पर देखेंगे तो कार्बोक्सिलेशन क्या होता है, तो कार्बोक्सिलेशन में CO2 और RuBp जुड़ते हैं। ठीक है, यानी RuBp जुड़ करके कार्बन डाइऑक्साइड से जुड़ करके RuBiSCO की मदद से अस्थिर 6 कंपाउंड में टूट करके यानी कि 2 और 3C PGA वाला एक अस्थायी उत्पाद बनाते हैं। यानी कि RuBiSCO यानी एंजाइम की मदद से कार्बन डाइऑक्साइड RuBp यानी 5 एक जो आपका था कार्बन और 5 बाईफॉस्फेट मिलकर के कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलता है, तो वह RuBiSCO जो एंजाइम है उस एंजाइम की सहायता से 6 कार्बन में टूट करके 6 कार्बन कंपाउंड जो है ना टूट जाता है, टूट करके क्या बनाता है, PGA बना लेता है। क्या बनाता है, PGA का निर्माण करता है। ठीक है, अगर हम बात करें PGA का जब निर्माण करता है और इस प्रकार से जैसे यहाँ पर देख सकते हैं कि यह कार्बन डाइऑक्साइड से ऑब्जर्व करके कार्बन डाइऑक्साइड को बनाया इस एंजाइम के रूप में, और यह टूटा और टूट करके क्या बना लिया, PGA बना लिया। PGA और PGAL, ठीक है, यह फॉर्म चलता रहता है और इसी प्रकार से PGAL के फॉर्म में बनता है। और यहाँ पर PGA जो है वह NADPH के रूप में भी यूज होता है, NADPH के निर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, और ग्लूकोज के निर्माण की ओर आगे बढ़ते हैं। जब ग्लूकोज यहाँ पर ही ग्लूकोज यानी PGL जो है ना ग्लूकोज के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जब PGL आगे आते हैं तो PGL मिलकर के यहाँ आपको PGL आता है और ये आपका फिर क्या होता है, RuBp में टूट करके यहाँ पर जैसे आप ये ATP को इसका हेल्प करता है, ATP को इसको तोड़ने में, तो ATP मिल करके और यह बनाता है RuBp। फिर RuBp क्या होता है, इसी प्रकार से ये प्रोसेस चलती रहती है। इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं
केल्विन चक्र कहते हैं, क्योंकि इसे केल्विन ने अति किया था इसीलिए इसे केल्विन चक्र कहा जाता है। इसको रिग्रेशन भी कहते हैं, यानी आरईओबीपी पुनः बनता है ताकि चक्र चलता रहे। आरईओबीपी से शुरू हुआ और आरईओबीपी पे फिर दोबारा बना, तो इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, इस प्रकार से यह चलते वाला प्रक्रिया है, इसीलिए इसे हम लोग क्या कहते हैं, केल्विन चक्र कहते हैं। ठीक है, क्योंकि यह एक चक्र की तरह घूमता रहता है, यानी एटीपी और एनएडीपी की सहायता से पीजीए बनाता है, और जो कि आगे चल करके क्या होता है, पीजीएल में बदल जाता है, जिससे ग्लूकोज के निर्माण की ओर आगे बढ़ता है। यानी सबसे पहले एटीपी और एनएडीपीएच मिला, और एटीपी और एनएडीपीएच मिलकर के क्या बनाएगा, पीजीए बनाएगा। पीजीए बन गया और ये पीजीए बन करके आगे बढ़ता है तो बन जाता है पीजीएल में बदल जाता है। पीजीएल जो है वह ग्लूकोज के निर्माण में अहम भूमिका निभाता है। अगर हम बात करें फोटो सेपरेशन का, फोटो रिप्रेशन का, तो इसमें ये क्या होता है, फोटो रिप्रेशन का जो है इसको हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे कि ये जो आपका है कि अगर फोटो श्वसन, इसको हम लोग फोटो श्वसन हिंदी में कहते हैं, ठीक है, फोटो रिस्पिरेशन। ठीक है, यहाँ पर अगर बात करें कि समस्या क्या है, तो जब आरयू BiSCO और कार्बन डाइऑक्साइड मिल की जगह O2 से जुड़ जाता है तब प्रॉब्लम होती है, तब समस्या आती है। यानी कि यह जो एंजाइम है, यह एंजाइम कार्बन डाइऑक्साइड से जुड़ करके तो NADPH का निर्माण करता है, लेकिन अगर यह एंजाइम CO2 के जगह पर अगर ऑक्सीजन से जुड़ जाता है तो समस्या उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, परिणाम क्या होता है, तो ऊर्जा की हानि होती है, काफी मात्रा में ऊर्जा की हानि होती है, ग्लूकोज कम बनते हैं, और यह प्रक्रिया पौधे के लिए हानिकारक होती है। ये प्रक्रिया क्या होता है, पौधे के लिए हानिकारक होता है। कब, जब ये जो है आपका रूबिस्को एंजाइम जो है वह कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जुड़ जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड की जगह पर O2 से जुड़ जाए तब। ठीक है, अनुकूलन की बात करें, यानी कि कैम पाथवे जो है, CM पाथवे, ये जो है क्या है कि यह अनुकूलन की प्रक्रिया रेगिस्तानी पौधों में, जैसे कैक्टस हो गया, ऑपिनिटिया हो गया, तो ये इसमें पाया जाता है, जिसको हम लोग कैम पाथवे कहते हैं या CM पाथवे कहते हैं। इसकी प्रक्रिया क्या है, तो ये पानी बचाने के लिए रात में CO2 ग्रहण करते हैं और दिन में केल्विन साइकिल चलाते हैं। यानी कि यह जल को, क्योंकि ये रेगिस्तानी पौधे के रूप में ये जाना जाता है ये, और रेगिस्तानी पौधे होने के कारण से ये कम जल का उपयोग करते हैं, ताकि इसके पास जल मौजूद भी कम होता है, इसलिए इस जल को कम उपयोग करने के लिए प्रक्रिया क्या अपनाते हैं कि ये पानी बचाने के लिए रात में CO2 ग्रहण करते हैं, और रात में CO2 ग्रहण करते हैं और दिन में केल्विन साइकिल चलाते हैं। जनरल जो पौधे होते हैं वह दिन में CO2 ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं, और रात में उल्टा उसका करते हैं। दिन में कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं, लेकिन रात में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं और ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि रात में पेड़ पौधे के नजदीक नहीं सोना चाहिए। किंतु जो रेगिस्तानी पौधा है वह क्या करते हैं, इसका उल्टा होता है, वह दिन में तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है और रात में वह कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करके और ऑक्सीजन छोड़ता है, और इस प्रकार से दिन में वह केल्विन चक्र चलाता है, साइकिल चलाता है, जिससे ये प्रक्रिया बार बार होती रहती है। उसके बाद है पादप वास्तुकला, यानी जिसको लोग C3 और C4 पौधे के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो C3 प्लांट्स क्या होते हैं, तो C3 प्लांट्स का जो पहला उत्पाद है जिसमें 3 वो कार्बन यौगिक होता है, जिसको हम लोग PGA कहते हैं। PGA क्या है, तो 3 कार्बन वाला यौगिक है। इसका उदाहरण है खास करके गेहूं और धान जो है वह C3 पाथवे कहलाता है, क्योंकि इसमें 3 वो कार्बन है और इसका यह क्या यौगिक का नाम क्या है, PGA है। दूसरा C4 प्लांट, यानी कि जो हैज साल्क साइकिल कहते हैं, इसमें मुख्य जो प्लांट है वो मक्का और गन्ना के रूप में जाना जाता है। इसमें 4 कार्बन होता है, इसीलिए इसे OAA मतलब OA के फॉर्म में होता है। ठीक है, उसके बाद विशेषताएं की बात करें तो इसमें करंज एटोनॉमी पाई जाती है। ठीक है, करंज एटोनॉमी जो बंडल सेल होता है, बंडल के रूप में ये होता है, और मिसोफिल सेल के रूप में यूज होता है। मिसोफिल सेल जो है इसमें मौजूद होते हैं, जो फोटो सेपरेशन कम होता है, यानी कि C4 प्लांट में फोटो सेपरेशन कम होता है, फोटो रिप्रेशन कम होता है, और यह अधिक दक्षता यानी हायर एफिशिएंसी होता है। अगर आपसे पूछा जाए तो C3 प्लांट और C4 प्लांट में कौन ज्यादा दक्ष है, तो C4 प्लांट जो है ना ज्यादा दक्ष है। क्यों ज्यादा दक्ष है, क्योंकि
इसमें जो है ना करंज ऑटोनॉमी पाई जाती है, एनाटॉमी पाई जाती है, जिसके कारण से यहाँ पर फोटो से रिफ्लेक्शन कम होता है, और फोटो रिफ्लेक्शन कम होता है जिसमें ऑक्सीजन की कम हानि होती है, एनर्जी कम हानि होती है, जिसके कारण से यह अधिक दक्ष होता है। अगर बात करें प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कारक की, तो प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले जो कारक है वह दो तरह के कारक है, कि बाह्य कारक हो सकता है, एक्सटर्नल फैक्टर और एक इंटरनल फैक्टर। बाह्य कारक क्या है, तो प्रकाश की लाइट यानी प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करता है, कि अगर ज्यादा तीव्र प्रकाश है तो वह अधिक मात्रा में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करेगा, और कम तीव्र है तो कम प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करेगा। दूसरी बात, सिर्फ प्रकाश पर ही निर्भर नहीं करता बल्कि तापमान पर भी निर्भर करता है। अगर अधिक तापमान है तो क्या होता है कि टेम्परेचर जो है एंजाइम को क्रिया करने को प्रभावित करता है। अधिक टेम्परेचर है तो वह एंजाइम को ज्यादा एक्टिव करता है, कम टेम्परेचर वो कम एक्टिव कर पाता है। उसके बाद अगर हम बात करें कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि जिसको हम लोग कहते हैं, कार्बन जो है कंसंट्रेशन का काम करता है, तो कार्बन CO2 की मात्रा जो है ना बढ़ता है तो अधिक संश्लेषण दर बढ़ती है, मतलब संश्लेषण दर बढ़ जाती है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम होगी तो संश्लेषण की दर भी कम होगा। उसके बाद चौथा पॉइंट है कि जल भी प्रभावित करता है। अगर जल की कमी हो तो क्या होता है, जल की जो कमी हो, जैसे आप देख चुके हैं प्लांट की जो पत्ती होती है उसमें जो रंध्र पाया जाता है, वो रंध्र क्या होता है, जल की कमी से बंद हो जाते हैं। तो जल की कमी से बंद हो जाते हैं, स्टोमाटा का जो मतलब रंध्र जो है बंद हो जाता है, जिसके कारण से भी प्रकाश संश्लेषण की क्रियाएं धीमी पड़ जाती है, क्योंकि स्टोमाटा ही तो कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करने का काम करती है। उसके बाद आंतरिक कारक बात, इंटरनल फैक्टर की बात करें तो क्लोरोफिल की मात्रा अगर कम है तो भी प्रकाश संश्लेषण कम होगा, अगर क्लोरोफिल की मात्रा अधिक है तो प्रकाश संश्लेषण अधिक होगा। उसका पत्ती की आयु, अगर पत्ती युवा अवस्था में है तो अधिक प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करेगा, अगर पुरानी अवस्था में है तो पुरानी अवस्था में कम होगा, और युवा अवस्था में है तो अधिक, यानी अधिक हरा होगा, अधिक युवा अवस्था होगा तो अधिक प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करेगा। तो पत्ती की आयु भी प्रभावित करते हैं। उसके बाद रंध्रों की संख्या की संरचना, यानी कि कम अगर रंध्र है, यानी रंध्र मतलब पत्तियों में अगर छिद्र कम है तो उसमें कम कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जा पाएगा, जिसके कारण से क्या होगा, प्रकाश संश्लेषण की क्रियाएं धीमी हो जाएगी। और ज्यादा रंध्र है तो वह ज्यादा प्रकाश यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर पाएगा, जिस कारण से वह प्रक्रिया तेज होगी। तो ये रंध्र की संख्या भी प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने का काम करती है। अगर हम बात करें प्रकाश संश्लेषण के महत्व, प्रकाश संश्लेषण का महत्व बहुत ही व्यापक स्तर पर ग्लोबल इम्पैक्ट का चीज है। इसके लिए ग्लोबल स्तर पर बहुत सारे कार्य भी किए जाते हैं। अगर हम बात करें क्या क्या करते हैं, तो पर्यावरण को संतुलित करने का काम करता है, यानी कार्बन चक्र का निर्माण यानी CO2 का संतुलन बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। दूसरा अगर बात करें खाद्य सुरक्षा, तो पृथ्वी पर भोजन का मुख्य स्रोत प्लांट है, और प्लांट के लिए आवश्यक क्या है, यानी पेड़ पौधे के लिए जो है खाद्य सुरक्षा के लिए खाद्य भोजन के मतलब मुख्य स्रोत के रूप में पौधे को यूज किया जाता है, और पौधे के लिए जरूरत क्या है, प्रकाश संश्लेषण है, और प्रकाश संश्लेषण जो है यह जरूरी है प्लांट्स के लिए, तो इसीलिए ये इसके लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। दूसरी बात करें ऊर्जा रूपांतरण, यानी सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में परिवर्तन करने का यह जो है ना एक महत्वपूर्ण साधन माना जाता है। इस कारण से हमारे एनर्जी के रूप में भी यह परफॉर्म करता है। तो सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में बदलने के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है। अगर हम बात करें कि वायु का, यानी जिसे हम प्राण वायु कहते हैं, ऑक्सीजन कहते हैं, ऑक्सीजन के मुख्य स्रोत प्लांट से ही है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया ही है, तो इसलिए ये भी आपका इसके एक महत्वपूर्ण महत्व के रूप में जाना जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम आज के डेट में हम लोग इतना ही रहने देते हैं। एक चीज और याद रखेंगे कि सौर ऊर्जा का केवल 2 से 10% भाग ही उपयोग होती है प्रकाश संश्लेषण में, फिर भी यह पूरी पृथ्वी को चलाता है। यानी कि सौर ऊर्जा यानी सूर्य से जो एनर्जी आती है, ऊर्जा निकल कर आता है, प्रकाश निकल कर आता है, उसका 2 से 10% भाग ही प्लांट्स यूज करते हैं, और वो 2 से 10% भाग का यूज करके ही पूरी पृथ्वी को संतुलित रखने का काम करता है। इसलिए हमें प्लांट की देख रेख करनी चाहिए, प्लांट को बचाना चाहिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, और हम लोग इससे आगे की चीज़ों को हम लोग आगे के वीडियो में देखेंगे। तो आज इतना ही रहने देते हैं, फिर जुड़ते हैं, आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।